हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। जॉइंट सीईओ ऑफ आनंद राठी वेल्थ फिरोज अजीज सर के साथ हुए पॉडकास्ट का पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं। आज पार्ट 2 की बारी है। बहुत सी नई इंसाइट आपको इस पॉडकास्ट में भी मिलने वाले हैं। पसंद आया है, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कह दीजिएगा। लेकिन चैनल सब्सक्राइब आपको करना है, ये पहली शर्त है, क्योंकि लंबे पॉडकास्ट जो मेरे होते हैं यहाँ मेरी टीम की मदद से हम कुछ छोटे पार्ट्स आपके लिए उन्हीं पॉडकास्ट के लेकर के आते हैं। तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब और अब देखिए इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। वो क्या वजह है कि जब भी आपसे पूछो या किसी एक्सपर्ट से पूछो तो आप हमेशा यही कहते हो म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। ये सही है वाली कैटेगरी में आज तक कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि गवर्नमेंट की बड़ी दया है इस इंस्ट्रूमेंट में। सही, क्योंकि ये रिटेल, गवर्नमेंट जो है ना रिटेल को सपोर्ट करती है, तो रिटेल के इंस्ट्रूमेंट को भी सपोर्ट कर रही है। आप सोचिए, आपको 1 लाख करोड़ मैनेज करने के लिए ओके, सामने वाले को फी मिल रही है 90 पैसे की, 95 पैसे की। एक छोटा शख्स तो बहुत अच्छा फंड मैनेजर होगा, राइट, जो 1 लाख करोड़ मैनेज कर रहा है, उसकी फी 1000 करोड़ मैनेज करने वाले से कम है, तो एक फायदा नहीं है। उतना बड़ा शख्स आपका पैसा मैनेज कर रहा है बट कम फी में कर रहा है। वो रोज आके निर्णय लेता है, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। पीएमएस जो बड़े लोगों का इंस्ट्रूमेंट है, अगर फिरोज ने पीएमएस खरीदा, उसमें 1 करोड़ रुपए डाले एक स्कीम में, फंड मैनेजर सुबह आएगा और बोलेगा ये 2 स्कीमें, ये 2 स्टॉक बेच दो, तो उसका जो मुनाफा है उसकी टैक्स मुझे भरनी पड़ेगी। यही चीज अगर म्यूचुअल फंड में वो फंड मैनेजर कहता है तो इन्वेस्टर को टैक्स नहीं भरना है जब तक कि वो नहीं बेचता है। ये फायदा है, राइट। आपकी ब्रोकरेज सबसे कम है इसकी, राइट। पूरे कॉस्ट एडवांटेजेस हैं, काबिलियत सबसे ज्यादा, कॉस्ट कम, टैक्स कम, तो सही है, राइट। मेरे पास एक पीएमएस नहीं है, लोग मेरे सर पे अगर गन रखते हैं तो भी मैं पीएमएस नहीं खरीदता हूं। अच्छे पीएमएस वाले हैं, बट मैं टैक्स की डिसएडवांटेज को कैसे नलिफाई करूंगा, राइट। हर ट्रांजैक्शन पे मुझे टैक्स भरना है। एक टैक्स की रिपोर्ट आती है जिसमें 10 पेज आते हैं, मेरे क्लाइंट ने कहीं और से किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदे हुए हैं, उसकी मैं फाइलिंग में मदद करता हूं तो पागल हो जाता है सीए, राइट। सो म्यूचुअल फंड सही काफी कारणों से है। ठीक है, अब ये मुझे बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है, कहते हुए सुना है कि स्टॉक्स में रिटर्न ज़्यादा मिलता है और इसीलिए बहुत से वो लोग जो स्टॉक पिक करना नहीं भी जानते हैं उस ओर भागते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न लिमिटेड है, स्टॉक में तो हमें अनलिमिटेड मिलेगा। तो उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि स्टॉक जो कि ज़्यादा रिटर्न दे रहा है उस पर कम भरोसा करो और म्यूचुअल फंड जो कि कम रिटर्न दे रहा है उस पर ज़्यादा भरोसा करो? करेक्ट। देखिए, एक होता है कि स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है, पेपर पे दे रहा है या एक्चुअल पे दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी चीज बहुत मूव होती है ना, उसमें जज्बात बहुत हावी हो जाते हैं। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज, मैंने बहुत सारे डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियोज 2-2.5 हजार क्लाइंटों के चेक किए, जो मैं तो रेकमेंड नहीं करता, कहीं और से तो करते ही हैं लोग। फिर मैंने चेक करवाया कि क्या इन्होंने निफ्टी को बीट किया, चेक करना चाहिए, राइट। तो अब मेरे पास डेटा है, राइट। मैं, हमारी भी दूसरी कंपनी है जो ब्रोकिंग करती है, मैं ये कह रहा हूँ तो मेरी दूसरी कंपनी, वो भी लिस्टेड कंपनी है, वो भी बोलेगी यार फिरोज तू क्या रहा है, टीवियों पे इतने मशहूर चैनल पे ये कह रहा है, मेरा फिर धंधा बंद करवाएगा क्या? फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरी वेस्टेड इंटरेस्ट होने के बावजूद कि मेरी ग्रुप कंपनी में है, ब्रोकरेज कंपनी। एक अगर शालिनी इन्वेस्ट कर रही है, आपका कोई भी दर्शक इन्वेस्ट कर रहा है डायरेक्ट इक्विटी में, पहला काम आपको स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ, ये करो। स्टेप 1, पूरी अपनी ट्रांजैक्शन को डाउनलोड करो एक्सेल शीट में। ओके, तो आपको पूरे आ जाएंगे, ये शेयर खरीदा, ये शेयर बेचा, उसके अगेंस्ट उसी दिन निफ्टी क्या थी वो डालो। और अगर उस पैसे को आप निफ्टी खरीदते बेचते, ना कि ये शेयर खरीदते बेचते, तो कितने पैसे आपके पास होते? अगर समझो आपकी क्लोजिंग वैल्यू 25 लाख की है, अगर यही चीज आप खरीदते बेचते निफ्टी में, आप 28 लाख पे होते, तो ये डायरेक्ट इक्विटी खाली आपको एहसास दिला रही कि आप ज्यादा कमा रहे हो, बट निफ्टी से कम कमा रहे हो। अगर समझो कि निफ्टी आती है, अगर आपने निफ्टी खरीदा बेचा और वो आप सिर्फ 18 लाख पे होते, बट आज आप हकीकत में 25 लाख पे हैं, तो डायरेक्ट इक्विटी करके आपका 7 लाख का फायदा हुआ। तो कंटिन्यू करें, मैं बोल नहीं सकता कि बंद करें, बिकॉज 7 लाख रुपए अमीर हैं आप, ये तो हकीकत है। ये जब मैंने स्टडी की, 93% लोग आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को बीट नहीं किए,
40% लोग निफ्टी को भी बीट नहीं किए, 7% लोग आनंद राठी को भी बीट किए। तो उनको मैं कहता हूं सर बेशक आप करिए, आपके पास वो गुण है, किस्मत भी है और काबिलियत भी है। आपको कौन होता हूं मैं डायरेक्ट इक्विटी रोकने के लिए? तो मैंने उन क्लाइंटों के, काफी क्लाइंटों के तो म्यूचुअल फंड रिडीम करके बोला सर आप इससे अच्छे फंड मैनेजर हैं, करिए ना। हाँ, अगर मुझे उनसे प्रेम है तो उनके हित में ही काम करना पड़ेगा ना, मैं कमीशन के आधार पे तो नहीं कर सकता। बट बाकी 93 को मैं कॉन्फिडेंस से कर सकता हूं डायरेक्ट इक्विटी बंद कीजिए, मेरा बिजनेस का नुकसान नहीं हुआ। 7 को रिडीम करके देने पे भी बाकी 93 को आप कॉन्फिडेंटली मैं डेटा तो दिखा सकता हूं। सर आपको फीलिंग आ रही है कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं, ये स्टडी करे बगैर अगर आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं तो इट्स नॉट राइट। सो प्लीज डू दैट, एंड इन माई मेथड ऑफ इवेल्युएशन प्रोबेबिलिटी इज लो टू बीट म्यूचुअल फंड, बिकॉज इंसान की एक खूबी होती है, जो स्टॉक अच्छा नहीं करता ना उसको हम छोड़ देते हैं, बोले यार ये आ जाएगा तब मैं बेच लूंगा। जो अच्छा कर रहा है उसमें नजर जाती है और वो 2-3 साल तक लैंग्वेज होता रहता है, तो आपकी वो पैसे फंसे हुए होते हैं। तो IRR कैलकुलेट करोगे तो समझ में आएगा। आज इतने ब्रोकर हैं, इतनी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना मैडम, आपको ये मुहिम चलानी चाहिए। एक ब्रोकर है जो एग्जैक्टली निफ्टी से कितना बीट किया बता रहा हो? नहीं। क्यों नहीं बता रहा? फंड मैनेजर को इवैल्यूएट कर रहा है, वही ब्रोकर डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवा रहा है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड को हर चीज से चेक करते हैं, वो उसने निफ्टी को बीट किया, NSE फाइंड। हर ब्रोकर एक क्लाइंट को अगर इतनी जहमत कर दे कि साहब आपने निफ्टी को 3% से बीट किया, आपने 3% से अंडर परफॉर्म किया, तो वो लोग सब क्लाइंट बनना बंद कर देंगे। तो ब्रोकरेज, क्योंकि शायद जो फंड मैनेजर होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी हम मानते हैं, और जो ब्रोकर होता है हमें लगता है, मतलब हमें अंदर से पता होता है कि ये तो सपने दिखा रहा है। हाँ। और सपने कभी सच भी हो सकते हैं, उसी आधार पर शायद हम इन्वेस्ट करते हैं। ये वाकई पते की बात आपने बताई। अब इसी के साथ मुझे आप ये भी बता दीजिए कि अगर मुझे आपकी मदद ना लेनी हो, मुझे किसी दूसरे एक्सपर्ट की मदद ना लेनी हो, मुझे खुद एक्सपर्ट बनना हो, तो मैं आसान तरीके से फंड सेलेक्ट कैसे कर सकती हूँ? आसान तरीके से फंड सेलेक्ट करें तो आप पहले स्टेप तो आप टॉप 5-7 AMCs में ही रहें। ओके, डोंट गो टू, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो जैसे 7 एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसी से इक्विटी खरीदें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी अच्छी नहीं है, बाकी में थोड़ी ज़्यादा रिसर्च लगेगी। इंडिया में एक्टिव फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस कम नहीं होने वाली, मेरे हिसाब से बढ़ने वाली है। सबका ये प्रोजेक्शन है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पैसिव करेंगे, जैसे आपने कहा था इंडेक्स फंड या इंडेक्स फंड्स में। सो पॉइंट 1, डोंट गो टू स्मॉल AMCs 1। स्टेप 2, आपको 2-3 रेशियोज देखने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कॉम्प्लेक्स है, खाली पास्ट परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखना भी है तो रोलिंग रिटर्न देखना है। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि मैं आपको एक 15-20 फंड मैनेजर बता सकता हूँ जो हमेशा वैल्यू ऐड करते हैं इन्वेस्टर को। फंड मैनेजर को चुने, ना कि फंड को चुने। अच्छा, मेरे हिसाब से, बिकॉज फंड मैनेजर इज द मैन बिहाइंड द फंड, राइट? फंड एंड वी बाय अ फंड। मैंने देखा है लोगों के पास फंड है, उनका फंड मैनेजर का नाम ही पता नहीं है, 5 साल से SIP चल रही है। आइडियली पता होना चाहिए। सोचिए अगर आप अपने ड्राइवर को रखे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, 5 साल तक आपके ड्राइवर का नाम पता ना हो तो आज शोभा देता है कि आप पे? नहीं देता है। तो यू एटलीस्ट डू सम होमवर्क ऑन योर फंड मैनेजर, लिसन टू दैट फंड मैनेजर। SBI के खरीद रहे हैं तो फंड मैनेजर नहीं तो एटलीस्ट CIO की सुने, R वासन की सुने, राइट? R श्रीनिवासन जो है उनकी सुने, वो कहते क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। वैसे अगर आपको एक्सपर्ट खुद बनना है तो जिनको पैसे दिए उनको सुने और देखें कि उनकी थॉट प्रोसेस और आपकी थॉट प्रोसेस में मैच है कि नहीं है, वो जो कह रहे हैं उसकी सेंसिबल है कि नहीं है, उनको इवैल्यूएट करें। दैट्स थर्ड फोर्थ। फिर फोर्थ स्टेप तो मैं यही कहूँगा, ऑफकोर्स सबसे आसान तरीका है कि आप आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कर लें, क्योंकि हम बहुत रिसर्च करते हैं, राइट? बहुत रिसर्च करके फिर भी गलत जाते हैं। 14 में से 3-4 तो खराब निकलती हैं। अब कौन सी निकलेंगी पता नहीं, बट 14 में से 3-4 खराब निकलने के बाद भी 3 से 4% आप निफ्टी को बीट कर पाएंगे साल दर साल, खराब निकलने के बाद भी। पूरे बास्केट को अगर खरीदते हैं तो। अब जिस चीज़ पर ट्रस्ट करके लोग फंड लेते थे, सबसे पहले तो सर ने उसको ही खारिज कर दिया। मैं एक ही तरीका जानती हूँ लोगों का फंड सेलेक्ट करने का, और वो है पास्ट उसका जो भी प्रदर्शन है वो देख लो और उसके बाद ख़रीद लो। तो आप जिस ढंग से फंड ले रहे हैं, पहले तो वो तरीका ही खारिज हो गया।
करेक्ट। उसके बाद अब आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो तरीका आपको पता भी चल गया। अब आप ये बताएं कि इन तरीकों के आधार पे फंड मैनेजर को देखते हुए मैंने फंड सेलेक्ट कर लिया, मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, सिप करनी शुरू कर दी, अब एक आइडल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, मुझे कितना % रिटर्न मिलेगा? करेक्ट। शालिनी जी, एक सिंपल तरीका ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आनंद राठी को फॉलो करना ना करना अलग चीज़ है और फंड मैनेजर को चूज करना। अगर मैथमेटिकली अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं देखनी तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ शार्प रेशियो में अरेंज कर लीजिए। शार्प रेशियो कहते हैं इसको। ओके, विलियम शार्प के नाम पे आधारित है, नोबेल प्राइज विनिंग आदमी है। वो कहते हैं कि भाई कितनी रिस्क ली उसके लिए आपने कितनी रिटर्न बनाई, हर कदम रिस्क का आपको कितने कदम रिटर्न में दे रहा है, ये अर्थ है शार्प रेशियो का। जितना बड़ा शार्प रेशियो उतना अच्छा। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप स्कीम देख रहे हैं तो खाली परफॉर्मेंस ना देखें, शार्प रेशियो को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके टॉप वाली फिर भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, ना कि सिर्फ रिटर्न है। सो दैट्स अ गुड, वेरी इजी फॉर समबडी। आप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं इंटरनेट से। चैट जीपीटी में अगर आप बोले पूरे फ्लेक्सी कैप के शार्प रेशियोज फॉर 3 years अरेंज करके दे, तो शायद करके दे दे, शायद करके दे दे। ठीक है, आपको ये याद है ना कि मैं अगले 2.5 साल तक का ही पूछ रही हूँ, ट्रम्प साहब जब तक हैं तब तक ही हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ट्रम्प साहब तक आप शार्प रेशियो के आधार पे, उसके बाद भी ट्रम्प साहब जाएं, कोई और भी आए तो ये यूज करना, बट अगले 2.5 साल ट्रम्प साहब के अच्छे होंगे शालिनी जी, मेरे हिसाब से। ट्रम्प हैं इसीलिए अच्छे नहीं होंगे। कुंडली देख ली आपने उनकी? नहीं, ट्रम्प के वजह से अच्छे नहीं होंगे, उनके बावजूद अच्छे होंगे। कैसे कैसे पॉसिबल है ये? अमेरिका की जो दुर्दशा इस समय हम लोगों को सबको दिखाई दे रही है, एक उनका जो डेट है वो इतना बढ़ा हुआ है, मतलब पूरे देश का जितनी इकोनॉमी नहीं होती है उससे ज्यादा तो वो ब्याज दे रहे हैं अपने डेट के ऊपर, तो हर लिहाज से तो उनका बुरा ही बुरा हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं बचा हुआ कार्यकाल ट्रम्प जी का अच्छा रहने वाला है? देखिए, कैसे? ओके, आई टेल यू। यूएस क्या है, यूएस बहुत अलग दौर में है। ओके, यूएस की 10 year जीसेक 30 year जीसेक 4.5 की है। ओके, इफ दे हैव बीन एबल टू हैंडल दिस फॉर 2-3 years, उधर ब्याज होते थे 1% के, आधे % के, राइट? आज 30 साल का बॉन्ड 4.3% यील्ड पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट पीक पे है। ओके, उधर देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी। वी हैव नॉट टेकन द बेनिफिट इन इंडिया। इंडिया को कोई फायदा हुआ है? उनकी मार्केट पीक पे है, इतनी लिक्विडिटी है, इतना उन्होंने लोन लिया, वापस मार्केट में पंप किया, इंडिया को कुछ पैसा आया है? नहीं। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमारी वेटेजेस एमएससीआई में कम हो रही हैं। एमएससीआई जो इंडेक्स है, जो इसको इंडेक्स को फॉलो करते हैं सब एफआईआई, उसमें हमारी वेट कम हो रही है, क्योंकि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स अच्छा कर रही हैं, क्योंकि वहां एआई का प्ले है, सेमीकंडक्टर का प्ले है, चिप्स का प्ले है। इंडिया ने वो रेस छोड़ दी। ओके, जो दुख है ऑफ कोर्स, बट अगर कोरिया इतना अच्छा करेगा कि इंडिया का वेट कम हो जाएगा तो फंड मैनेजर तो बेचेगा। दूसरे किसने बेचा इंडिया में? इंडिया में एफआईआई में वो सब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने फंडिंग बंद की। जैसे हार्वर्ड इंडिया में इन्वेस्ट करता था, उसकी आप टॉप 500 कंपनीज में हार्वर्ड की ओनरशिप देखिए, जो फाइंड आउट कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है, मेहनत करने की बात है। ओके, तो उसमें आप कौन कौन एफआईआई में बेचा? इंडेक्स फंड्स की वेटेजेस कम हुई तो उन्होंने बेचा। जो ट्रेडिंग एफआईआई हैं, 17 एफआईआई के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जो हमेशा ट्रेड करते हैं स्टॉकों में, खरीदते हैं तो बेशुमार खरीदते हैं और बेरहमों की तरह बेचते हैं। जब भी कोई स्टॉक आप देख रहे होंगी जो अच्छे रिजल्ट पे गिर जाए ना, 80% संभावना है कि इस 17 में से किसी ने खरीदा था और रिजल्ट के दिन बेचा था। ये सब ब्लूमबर्ग पे आप स्टडी कर सकती हैं। सो 3 किस्म के एफआईआई हैं। एक एफआईआई इंडेक्स फंड वाला, दूसरा है जो अपने खुद के पैसे लगाता है, हार्वर्ड जैसा अपनी रिटायरमेंट फंड को इंडिया में डालता है, या जो भी फंड्स है सरप्लस, वो एक सेकंड प्रॉप एफआईआई है। तीसरे एफआईआई है ट्रेडिंग एफआईआई है। हम ये सोचते थे कि सब एफआईआई तो एक ही होता है, मतलब एफआईआई मतलब फॉरेन से जो भी इन्वेस्ट आ रहा है एफआईआई। बहुत अलग बर्ताव है, बहुत अलग बर्ताव है। एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स में एफआईआई ने परचेज ही किए। आप एनएससी के स्मॉल कैप 250 में ओनरशिप देखिए, कहीं और कहाँ जाइए। मेरी कंपनी की है, बीएससी में 3 साल पहले कितने एफआईआई थे, आज कितने एफआईआई अब देखिए, आप शॉक हो जाएंगी। मुझे भी याद नहीं, 100 से ऊपर एफआईआई, 3 साल पहले एक भी नहीं था। माय गॉड। तो आप कह रही कि 1.5 साल से सब बेच रहे हैं। हाँ। मेरी कंपनी की बीएससी पे आ गई होगी मार्च वाली, तो आप देखेंगी तो पीक पे है मेरी एफआईआई ओनरशिप ऑलमोस्ट।
राइट। पूरी दुनिया एक तरफ और आनंद राठी नॉट वाला। आनंद राठी, क्योंकि हाँ। मैं एनएससी स्मॉल कैप 250 में हूं। मैं खाली दिशा दिखा रहा हूं कि लोगों को रिसर्च करनी है, हेडलाइन में कुछ नहीं मिलता। डेविल इज इन द डिटेल। मैं ये नहीं कह रहा हूं आनंद राठी खरीदा उन्होंने, मैं ये कह रहा हूं कि आनंद राठी को भी देख लीजिए कि उसमें खरीदा, बट एफआईआई इतने बदनाम है, आनंद राठी में ओनरशिप है। एनएससी स्मॉल कैप 250 में मेरा है, मैं 27th या 30th स्टॉक हूं 250 में से, तो ओनरशिप बड़ी है। बट एनएससी स्मॉल कैप में एफआईआईज हैव इंक्रीज्ड ओनरशिप लार्जली इन मोस्ट कंपनीज। एफआईआई अगर इतनी तरह के होते हैं तो क्या डीआईआईज भी बहुत तरह के होते हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न दिया। डीआईआई का भी बर्ताव बहुत अलग अलग होता है। डीआईआई 4 मेन होते हैं, इंश्योरेंस, एआईएफ, पीएमएस और म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बड़े हैं, एआईएफ और पीएमएस छोटे हैं। अब जैसे जब म्यूचुअल फंड खरीद रहा है ना, लास्ट मंथ म्यूचुअल फंड ने 56,000 करोड़ का माल खरीदा इक्विटी में, पीएमएस और एआईएफ ने बेचा है, बट वो डीआईआई के हेडलाइन नंबर में इनके सेल छुप गए। हाँ। तो again proves the same point, devil is in the detail. Headlines can only tell you the direction of research, they cannot tell you the outcome of research. लोग हेडलाइन पढ़ते हैं, सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। हेडलाइन आपको ये बोल सकता है इस दिशा में देख, उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। फिर उसके बाद देखने के बाद क्या इन्फ्रेंस आएगी, क्या आपका एक्शन निकलेगा, इज डिफरेंट। अब फिर मैं सीधा कंक्लूजन पे पहुंच गई हूँ, अब हो सकता है ये गलत हो, सर ठीक करेंगे। आप खुद ही कह रहे हैं कि एफआईआईज मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि कोरिया जैसा मार्केट भी हमसे बेहतर कर पा रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं किस इंडेक्स पे हमारा डाउनफॉल हुआ है आपने बताया? MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। राइट। तो एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं, ये मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों लग रहा है कि जब इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसके बाद भी आप बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ने वाली है, हम पैसा लगा सकते हैं, मार्केट तो बहुत अच्छा करेगा, ये कैसे हो रहा है? ओके, ये इसलिए हो रहा है कि पहले तो ये प्रश्न का जो आंसर आया, ये आया यूएस का जो पूरा बबल या अच्छी कैपिटल मार्केट का पूरा बबल है। डेफिनेटली है, डेफिनेटली बबल है। और यूएस की स्टेटेड पॉलिसी है कि कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मार्केट की जो एवोल्यूशन में बबल एंड बस्ट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये इनकी स्टेटेड पॉलिसी है। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, तब जो लेवरेज थी यूएस हाउस होल्ड की, लेवरेज हैड गॉन टू 8 टाइम्स ऑफ द कैपिटल, 800%। उन्होंने 100 साल पहले 800 गुना मतलब मेरे अगर 100 रुपए की नेटवर्थ है, 800 रुपए की उधार लेके उन्होंने इन्वेस्ट किया था कैपिटल मार्केट में। तो यूएस हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रो रिस्क टेकिंग, प्रो स्पेक्यूलेशन। इधर दिवाला उठ गया बोलते हैं तो एक आदमी सोशली आउटकास्ट हो जाता है। हाँ। उधर बैंकरप्सी फाइल करते हैं, फिर अगले दिन शुरू, राइट। सो और बबल को भी हम तो बहुत नेगेटिव मानते हैं, मतलब हमारे लिए बहुत बुरा शब्द है। क्या जब बबल है, जिस दिन बर्स्ट होगा उस दिन क्या होगा? हाँ, बोलते हैं कि भाई इंडिया में देखो, जैसे अब डेरिवेटिव में नियम चेंज होते हैं कि भाई 93% लोग नुकसान कर रहे हैं। यूएस में वो उनकी मर्जी से करेंगे, नुकसान करेंगे तो करेंगे, सीखेंगे। दैट्स द थॉट प्रोसेस। दोनों एक्सट्रीम सही नहीं है, दोनों एक्सट्रीम सही नहीं है। ऑल आर अडल्ट्स। इतनी रिस्क को इतना रेगुलेट करना भी अच्छा नहीं है। यूएस रिस्क को इतना बढ़ावा देना कि वो बबल टेरिटरी में चली जाए, वो भी बड़ा। ऑफ कोर्स बबल है, एआई बबल इज राइटिंग ऑन द वॉल, राइट। एक ही कंपनी कस्टमर भी है, शेयर होल्डर भी है, मतलब दैट्स टू मच इन द फेस। सो कमिंग बैक, इसीलिए मैं कह रहा था कि यूएस का हमने फायदा नहीं लिया, लिक्विडिटी का फायदा नहीं लिया है, तो उनका जब कुछ होगा तो मेरा नुकसान कम होगा रिलेटिवली, ये कह रहा हूँ। क्यों मैं बुलिश हूँ? मेरी बुलिश की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। बुलिश की डेफिनेशन है कि निफ्टी विल गिव मोर देन 11%, विच इज द मीडियन रिटर्न ऑफ निफ्टी। निफ्टी की मीन रिटर्न 14 है, मीडियन रिटर्न 11 है। 11 से अधिक देगी, ये मेरा कहना है। अगर 11 की रॉ मटेरियल आ जाती है, मेरी कंपनी में रॉ मटेरियल है निफ्टी, जैसे आयन स्टील की कंपनी में आयन और रॉ मटेरियल होता है, वैसे मेरे क्लाइंटों को अगर मुझे 14-15% कमाना है तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है? निफ्टी है। मेरे काबू में तो है नहीं, किसी के काबू में नहीं है, ट्रम्प साहब के अलावा, राइट। तो निफ्टी अगर 11 दे देगी रॉ मटेरियल, उसकी मुझे इतनी कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें आप। 11% आज 24,200 की क्लोज पे या 24,000 के करीबन क्लोज पे, यहाँ से 11% कंपाउंडेड अगले 3 साल की निफ्टी के आने की संभावना 90% है। 90% इसीलिए है क्योंकि अगर रोज डीआईआई के पास 3,000 करोड़ डालने के लिए होगा अगले 2 साल तक। अगर 3,000 करोड़ रोज डालने के लिए है
60,000 करोड़ पर मंथ, 20 वर्किंग डे होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो आपके 250 दिन में अगर वो 5 लाख करोड़ डालने वाला है, तो क्या मैं एफआईआई की 2 लाख करोड़ की और सेलिंग अब्जॉर्ब कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्या ये 5 लाख करोड़ आएगा? आएगा। क्यों आएगा? स्टेटिस्टिकली आएगा। पहले ऐसा नहीं होता था कि रिटेल निवेशक लालच की वजह से आता था। आज 32,000 करोड़ की जो एसआईपी है वो लालच की वजह से तो नहीं हो सकती, रिटर्न ही कहाँ है, फिर भी आ रही है, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से आ रहा है। आपने एजुकेट किया लोगों को, 12% प्रोजेक्ट किया है, किसी ने 25% का सपना नहीं दिखाया, किसी को रियलिस्टिक सपना दिखाया है। और 8,000 करोड़ खर्चा कर चुकी है एमफी, 8,000 करोड़। ये कैंपेन जो म्यूचुअल फंड सही पे 2 पैसा 0.2 बिप्स इज स्पेंट फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन बजट। आज अगर 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो तो 1600 करोड़ का बजट है खर्चे का। उधर से एग्जिस्टिंग निवेशक, आप और मैं, नए निवेशक को एजुकेट करने के लिए खर्चा करते हैं, छोटा सा खर्चा करते हैं। दैट्स अ गुड कंट्रीब्यूशन। आई फील हैप्पी दैट आई एज एन इन्वेस्टर आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू इन्वेस्टर एजुकेशन 2 पैसा। 2 पैसा ऑफ 80 लाख करोड़ से 1600 करोड़। तो आपने इतना खर्चा करके लोगों को जागरूक किया है। लालच के आधार पे पहले आते थे इन्वेस्टर और 4 महीने रिटर्न नहीं होती थी तो एसआईपी का नंबर 10,000 से 6,000 होते देखा है मैंने। देख लीजिए एसआईपी के नंबर बहुत गिरे थे, अब ईरान वॉर में गिरे नहीं, बढ़े हैं। दैट्स बिकॉज एवरीबडी इज एजुकेटेड। लोगों ने म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बदले सेविंग्स व्हीकल चुन लिया है अभी। दैट्स द डिफरेंस। माइंडसेट की थोड़ी चेंज हुई है। दैट्स व्हाई आई एम बुलिश। और खुश हूं मैं कि आपके जरिए हम भी वही एजुकेट करने का काम ही लोगों को कर रहे हैं। मुझे पता है बार बार घड़ी देख रहे हैं, आपको जाना है। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा समय सर का ले लिया है, जितना वादा किया था उससे ज़्यादा पूछ लिया। आप जाते जाते, क्योंकि ये मुझे लगता है अब आपसे बात हो और फंड्स के नाम लोगों तक ना पहुँचे तो वो गलत होगा। सर के साथ हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट टेक ऑफ विद एसकेटी के लिए कर चुके हैं, वहाँ जो फंड्स के नाम आपने बताए वो वाले यहाँ पे नहीं बताने हैं। ओके, वहाँ वो वाले नहीं बताने, ये तो आपने धर्म संकट में डाल दिया। तो एक्चुअली अगर आपको व्यू कर रहे हैं एक निवेशक, ये 2.5 साल के लिए सिर्फ ट्रम्प जब तक हैं तब तक के लिए मैं पूछ रही हूँ कि जब तक ट्रम्प साहब गद्दी पे हैं मुझे कौन से फंड्स में निवेश करना है? वंडरफुल। पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता था, जेन्युइनली हार्टफेल्ट, बिकॉज ये आपने जो मुहिम चलाई है, इतने मिलियन व्यूज आते हैं और आप इतनी कैलिब्रेटेडली, बहुत रेस्पॉन्सिबली कर रही है ना, कि मुझसे पूछ भी रही हैं कि क्या रिकमेंडेशन है एंड यू आर टेलिंग पीपल, दिशा दिखा रही है कि कहाँ का रिसर्च करना है, खाली इस पे निर्भर मत हो, ये भी मैसेज दे रही है, विच आई थिंक इज अ ब्रिलियंट मैसेज, राइट, टू एजुकेट अ पर्सन। यू आर नॉट स्पून फीडिंग देम, यू आर टेलिंग देम यार आई विल गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, आपको भी थोड़ी मेहनत करके फिर एक्शन लेना है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट मुहिम एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग, नॉट बिकॉज आई एम ऑन योर शो। कमिंग टू क्या स्कीम्स, मेरे हिसाब से अगर 2.5 साल की अवधि है तो एक चीज़ मेरे हिसाब से 13-14% आपके 2.5 साल कॉम्पाउंडेड भी बन सकते हैं। ऑफ कोर्स पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। 2.5 साल बहुत होते हैं ऐसी मार्केट की करंट स्थिति में। ये खुश नसीबी है कि निफ्टी आपको 24,000 के लेवल पे मिल रही है। तो आप वो बोलने के बाद फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, पहले 2 स्कीमें आप खरीदें, क्योंकि एक फंड मैनेजर के पास निर्णय होता है कि लार्ज में जाऊँ, मिड में जाऊँ, स्मॉल में जाऊँ। 1.5 महीने पहले जब वॉर ब्रेकआउट हुई थी, मैं एक अकेला निहत्ता खड़ा था कि स्मॉल कैप खरीदो, राइट, सब लोग सटिया गया है बोले थे इन इफेक्ट। और स्मॉल कैप का रिटर्न देखते हुए 25 का, हाँ 25 का। अब देख लीजिए अप्रैल में 19% की रिटर्न आई है एनएसई स्मॉल कैप 250 की, राइट। सो जब मार्केट गिरी हुई होती है स्मॉल कैप में डर लगता है, बट उधर पैसे बनते हैं। सो बट एनीवेज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्ट कैनरा रेबेको मल्टी कैप, ये 2 में दोनों ही मिश्रण होंगे। अगर आपके पास और पैसे हों तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, ये 3 स्कीम मान के चलें। ये 3 स्कीम तीनों खरीदनी है आपको, एक नहीं, क्योंकि 1-2 फेल हो जाती हैं। देखो आज 1,000 रुपए की भी एसआईपी चल सकती है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो डरे ही ना, करते जाएं। सो आई वुड से 3 स्कीम्स। इफ यू वांट द 4th स्कीम, ओके, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस लास्ट ईयर अच्छी नहीं थी क्वांट लार्ज कैप की, अब लास्ट 1 महीने से पिकअप कर रहा है, बट मैं फिर भी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं कर रहा हूँ। लार्ज कैप ऐड करना तो क्वांट लार्ज कैप ऐड कर सकते हैं। ये 4 स्कीम्स आप खरीद सकते हैं। और इन 4 फंड्स के अलावा सर ने 6 फंड और बताए हैं जो आपको टेक ऑफ विद एसकेटी चैनल पे जाके चेक करना होगा। डिटेल में मैं लिंक भी उसका दे दूंगी, लेकिन इसके साथ डिस्क्लेमर मैं फिर से दे दूं कि आपको खुद भी R&D करनी है। आपका जो वित्तीय सलाहकार है आप उससे पूछिए। मैंने बस आपकी हेल्प के लिए और आप एजुकेशन पर्पज से आपको इन फंड्स के नाम बताया। आंख बंद करके आप निवेश कर लें, ये कतई मैं और मेरा चैनल नहीं
कह रहा है। थैंक यू सो मच सर। आप जरा भी गुस्सा नहीं हुए, जितना मैंने टाइम लिया मांगा था उससे ज्यादा लिया है। मेरा सौभाग्य था, इसीलिए मैं वक्त के तकाजा था, बट आई थिंक मेरा बस चलता तो मैं रुकता बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेल, तो उम्मीद करती हूँ कि अपना फाइनेंस आप इसी लिहाज से करेंगे जो इस पॉडकास्ट में फिरोज सर से आपने सीखा है। कुछ पूछना मेरा रह गया है, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।